चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे हम बात कर रहे थे आतंकवाद को लेकर ब्रेक से पहले, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, आज जंतर मंतर पर जनता की अदालत होगा। अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत लगाएंगे। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के बाद जेल से निकलकर जनता की अदालत लगाएंगे। आपके सभी नेता इसमें शामिल होंगे, सभी मंत्री, सभी विधायक इसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ इसमें लोग भी पहुंचेंगे, दिल्ली वासी भी पहुंचेंगे। लेकिन बड़ा सवाल रूपाली ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत दी, शर्तों के आधार पर जमानत दी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब जनता की अदालत में पहुंचे, मतलब सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ आज हर किसी की नजर जो है अरविंद केजरीवाल पे है और साफ तौर पर कल अतिशी ने शपथ ग्रहण समारोह में जो है अपनी शपथ ली और उसके बाद आज जंतर मंतर पर साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो वो भाजपा का घेराव और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे और इसी में बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बहुत से लोग जो है वो शामिल होने वाले हैं। और आपको बता दें कि साफ तौर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हमेशा ये कहते आए हैं कि मैं ईमानदार हूं, मुझे वोट दो, तो आज भी उस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी जहां पर अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि लोग उन्हें कहेंगे कि मैं ईमानदार हूं। और आज जंतर मंतर पर ये जनता की अदालत जो है वो देखी जाएगी और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा भी खोला जाएगा। बिल्कुल, और ईमानदारी के पैमाने को लेकर इस वक्त अरविंद केजरीवाल अब जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता से ईमानदारी को लेकर अपना सबूत या फिर उनसे सबूत लेना चाहते हैं। बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं शर्तों पर जमानत दी, तमाम शर्तें रखी गई हैं और ये केस अभी तक पूरी तरह से नहीं सिमटा है। इस केस पर अभी कार्रवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब भी जांच होगी तो आपको इसमें सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन चुनाव भी है, विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने पूरी कमर कस के 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और खुद अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हैं। और कुल मिलाकर इसमें कैसे जोर दिया जाए उसको लेकर कहीं ना कहीं भावनात्मक राजनीति को भी यहाँ पर प्रारूप दिया जा रहा है, उसको लेकर भी खेला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अरविंद केजरीवाल जिन लोगों के वोट से चुने हुए नेता बने, मुख्यमंत्री बने और आज एक बार जेल के आने के बाद जो भ्रष्टाचार का केस था उसके बाहर आने के बाद, जमानत के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अब जनता के बीच फिर से वो जनता जो अदालत है वो लगाने जा रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प है कि आज पूरे दिन कितने लोग वहां पर पहुंचते हैं, किसका समर्थन मिलेगा, क्या कोई हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी भी वहां पर पहुंचने की उम्मीदें हैं, यानी आम आदमी पार्टी के अलावा, और वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। रूपाली, बिल्कुल शीतल, इसी के साथ 15 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था और इसी दौरान उन्होंने कहा था कि अब वो जनता की अदालत में जाएंगे। तो आज जंतर मंतर पर ये जनता की अदालत होगी जहां पर बड़े नेता आम आदमी पार्टी के शामिल होंगे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का मोर्चा खुलते हुए नजर आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कहा रूपाली। दिल्ली शराब नीति घोटाला का पूरा मामला था। 2021 में केजरीवाल सरकार नई शराब नीति लाई, सरकार की तरफ से एक नई शराब नीति आई, यानी शराब की पॉलिसी लेकर आए। जुलाई 2022 में एलजी ने इसमें गड़बड़ी बताते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की। एलजी ने, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनकी सिफारिश की। अगस्त 2022 में ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किए। केजरीवाल को ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया, उन्हें घोटाले का मास्टरमाइंड भी कहा। जुलाई में ईडी और सितंबर में सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 177 दिन वो तिहाड़ जेल में रहे, लगभग 156 दिन। कुछ दिन जो है वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें जमानत भी मिली थी। कुल मिलाकर 156 दिन वो जेल में रहे और 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया। वो जेल में थी, लेकिन फिलहाल अब नया ठीक है। इस वक्त बड़ी खबर, टेस्ट से जुड़ी। चेन्नई टेस्ट में भारत की धमाकेदार जीत, बांग्लादेश को 280 रनों से भारत ने हरा दिया है। ये बड़ी अपडेट, दूसरी पारी में 234 रन पर बांग्लादेश टीम सिमटी है।
पहले टेस्ट में भारत ने धमाकेदार जीत हासिल की है, शानदार जीत हासिल की है और पहले टेस्ट में बांग्लादेश को हरा दिया गया है। चेन्नई में ये टेस्ट खेला जा रहा था और इसी टेस्ट के दौरान भारत ने बांग्लादेश को लगभग 280 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है और इसमें बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर भारत ने बांग्लादेश को हराया है। यानी पहला टेस्ट और भारत ने यह टेस्ट अपने नाम किया है। इसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे तमाम दिग्गज जो खिलाड़ी हैं वो खेल रहे थे और कुछ नए खिलाड़ी, कुछ यंगस्टर्स भी इसमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहे थे, जिन्होंने अपने दमखम पर, खासतौर पर जो ऑलराउंडर्स आर अश्विन, जिन्होंने पहली इनिंग में बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार पारी खेली, एक शतक बनाया। रविंद्र जडेजा, जिन्होंने लगभग अर्धशतकी पारी खेली, 86 रन उन्होंने बनाए और भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। नतीजन अब भारत को बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच है उसमें जीत हासिल हुई है। 280 रनों से यहां पर भारत ने बांग्लादेश को हराया है। आपको बता दें पहले भारत ने 376 रन का विशाल स्कोर बांग्लादेश के सामने खड़ा किया और बाद दूसरी पारी में 287 रन बांग्लादेश की तरफ से बनाए गए, लेकिन बांग्लादेश पहली पारी में मात्र 149 रन ही बना पाई और दूसरी इनिंग में 234 पर बांग्लादेश की टीम भारतीय गेंदबाजों ने पहुंचाया और पहला दिन अपने नाम कर लिया है। रूपाली, बिल्कुल, बांग्लादेश ने, आपको बता दें कि बांग्लादेश को भारत ने 280 रन से हरा दिया है और इसमें ये देखने को मिला कि ज़बरदस्त पारी जो है वो भारत की तरफ से खेली गई, जिसमें आपको बता दें कि भारत ने बांग्लादेश को 280 रन से हरा दिया है और साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी पारी में बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो 234 पे ऑल आउट थे और अश्विनी ने दूसरी पारी में 6 विकेट के झटके जो है बांग्लादेश को दिए और इसी के साथ भारत का स्कोर जो है 300 से ज्यादा निकलकर सामने आया। तो आपने देखा किस तरह से भारत ने जीत हासिल की, लेकिन अब जरा आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है यूपी से, जहां पर सभी जिलों में प्रभारी मंत्री बैठकें करेंगे। ये बड़ी खबर है। शिकायतों के मद्देनजर अलग अलग बैठक का फैसला होगा और जो मंत्री प्रभारी हैं उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है। समस्याओं को सुनकर जल्द ही उन समस्याओं का निस्तारण भी करेंगे, उनका हल भी करेंगे और अफसरों की निगरानी में यह निराकरण होगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों को जो समस्याएं प्रशासन के लेवल पर हो रही हैं, उनको निस्तारण कैसे किया जाए उसको लेकर अब ये मुहिम उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा जो है वो शुरू कर दी गई है। समस्याओं को सुनकर जल्द निस्तारण करने के आदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है वो दिए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी लोगों की बात आती है तो उसको लेकर हमेशा ये बड़े फैसले लेते हैं। खास तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों पर जो है वो लगातार शिकंजा कसते हुए नजर आते हैं कि अगर आप लोगों की या लोगों के हित में काम नहीं करेंगे तो आप पर कार्रवाइयां भी होंगी। उसी के चलते ये एक बड़ी मुहिम। रूपाली, बिल्कुल शीतल, इसी के साथ आपको बता दें कि शिकायतों के मद्देनजर अलग अलग बैठकें जो है वो की जाएंगी और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी बहुत बार जो है अलग अलग जिलों में जाते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें जल्द उनका निस्तारण करने का निर्देश देते हैं। अब इसी में सभी जिलों में प्रभारी मंत्री जो है वो बैठकें करेंगे और उसके बाद लोगों की शिकायतों को जल्द से जल्द उनका निस्तारण करने का निर्देश जो है वो भी दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन और अफसरों के साथ अलग अलग बैठक जो है मंत्री करेंगे। जिले में प्रभारी मंत्रियों की संगठन और अफसरों के संग एक साथ बैठक जो है ये हो रही है और जितने भी लोग जिनकी जन समस्या है उनको सुनकर जल्द से जल्द उसका निस्तारण जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और समस्याएं जो उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने या अलग अलग जिलों में लोगों के सामने आती हैं, छोटी छोटी समस्याएं हो, बड़ी समस्याएं हो, जमीन को लेकर विवाद हो, पानी बिजली का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो या तमाम जो छोटे मोटे मुद्दे हैं उनका कैसे जल्द से जल्द हल किया जाए, उसको लेकर सरकार की रणनीति तय होती है। उस रणनीति के आधार पर काम होता है। सभी मंत्रियों को एक साथ एक मंच पर लाकर उनसे बैठक होती है और उसके बाद संबंधित विभागों को भी निर्देशित किया जाता है। उनके जो बड़े अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात की जाती है और उसके बाद अलग अलग जिलों में मंत्रियों को उनको प्रभार दिया जाता है, उनको जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। उनके कंधों पर जिम्मेदारी रहती है कि आप जाकर इस जिले की समस्याओं का निस्तारण करें, इस जिले के लोगों से मुलाकात करें, वहां की समस्याएं सुनें, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश, रूपाली, बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा राज्य है, लगभग 25 करोड़ के आसपास की आबादी है और ये 2011 के सेंसस के मुताबिक, और ये आबादी और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कई ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश से काफी छोटे हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ के विकास कार्य, यहाँ के लोगों के छोटे छोटे कार्यों को बनाना
एक बहुत बड़ी चुनौती है। रजा अब्बास हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। रजा, जरा डिटेल में जानकारी बताइएगा, किस तरह से जिलों में आकर जो प्रभारी मंत्री हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो इन समस्याओं का हल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने हर जिले की कमान किसी न किसी मंत्री को दी है, प्रभारी बनाया है, और ये प्रभारी चेंज होते हैं हर 6 महीने साल भर में। तो 2024 के चुनाव के बाद तमाम मंत्रीगण, चाहे वो राज्य मंत्री हो चाहे कैबिनेट दर्जा हो, सबसे ये कहा गया है कि एक एक क्षेत्र, एक एक जिला आप लोग को दिया जा रहा है, वहां ग्राउंड लेवल पे जाइए, कम से कम 2 दिन रहिए, लोगों की जन समस्याओं से रूबरू होइए, लोगों की समस्याओं को दूर कीजिए, और अगर कोई अधिकारी उन समस्याओं का जो है निस्तारण नहीं कर रहा है तो उन पे कार्रवाई करने के लिए लेटर भी जो है हाईकमान यानी मुख्यमंत्री को लिखिए। यानी अधिकारियों की भी जानकारी देने का भी काम मंत्रियों को दिया गया है कि अगर मंत्री सही तरीके से वहां पे क्षेत्रीय अधिकारी अगर काम सही नहीं कर रहे जिला स्तर पे, तो जाहिर सी बात है योजनाओं को जो है लाभ पहुंचाना जनमानस तक सही तरीके से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की योजनाएं पहुंचे, सरकार की योजनाएं पहुंचे, मंत्री रूबरू हों, वहां पे कैडर से गुफ्तगू करें, बातचीत करें, हर जिले में हर विधानसभा में जा जाके प्रवास करें, कम से कम 2 दिन रुकें, क्योंकि उपचुनाव में स्थिति भारतीय जनता पार्टी को मजबूत चाहिए और योगी किस तरह के मुद्दे होते हैं, किसी भी तरह से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जी, मुद्दों की क्या सीमाएं हैं, कैसी कैसी समस्याएं आम लोगों की तरफ से रखी जाती हैं? जी, देखिए, ये जब प्रवास होता है तो वहां पर जाकर कोई एक बस्ती को नॉमिनेट करके पहले ही से बता दिया जाता था यहाँ पे मंत्री जी रुकेंगे। तो कोई ग्राम सभा है या नगर पंचायत है, वहां पे मंत्री रुकते हैं और उस नगर पंचायत के अधिकारी वहां पे मौजूद होते हैं, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, और पब्लिक की पंचायत होती है, यानी वहां की लोकल आवाम होती है, वो मंत्री के सामने रूबरू होती है, वो बताती है कि आपकी पार्टी के नेता नहीं काम कर रहे हैं या जिला स्तर पे जो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, योजनाएं सही तरीके से डोर टू डोर पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अभी स्टेटमेंट दिया था जब उनका दौरा था पूर्वांचल का, उन्होंने ये कहा था अगर डोर टू डोर हमारी योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं तो इसका मतलब जिला स्तर के अधिकारी जो है कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजा, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए रजा अब्बास जानकारी दे रहे थे। वक्त एक और ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। श्रीनगर हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।